बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? Advances in supply chain management. We were doing part 2 and we started chapter 9 in the last class. That was demand fulfillment and ATP. इसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के क्या हैं, इस लेक्चर के? Very first one is to explain the planning process that determines how the actual customer demand is fulfilled. कि हम प्लानिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएं कि किस तरीके से एक्चुअल कस्टमर डिमांड को फुलफिल किया जाता है। नंबर 2, also to discuss traditional versus modern approach of order fulfillment. कैसे की जा सकती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के दरम्यान में डिस्टिंक्शन फॉर द ऑर्डर फुलफिलमेंट। फिर हाउ द आइडिया ऑफ APS बेस्ड डिमांड फुलफिलमेंट इज टू यूज द सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑफ द मास्टर प्लान टू क्रिएट रिलायबल ऑर्डर कोड्स। कैसे हम आइडिया ऑफ APS बेस्ड डिमांड फुलफिलमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं सप्लाई इंफॉर्मेशन के लिए मास्टर प्लान के, ताकि एक रिलायबल ऑर्डर कोड क्रिएट हो सके। देन नंबर 4 इज द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ATP along the most important dimensions. ATP की स्ट्रक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के साथ, जिसमें प्रोडक्ट है, टाइम है, कस्टमर विल बी एक्सप्लेन्ड। टू एक्सप्लेन द ऑर्डर प्रॉमिसिंग इन डिटेल, और ऑर्डर प्रॉमिसिंग को भी डिटेल में एक्सप्लेन करना। एज यूजुअल, बिफोर गोइंग अहेड, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लिटिल बिट समरी अबाउट द लास्ट लेक्चर। In the last lecture, the planning process that determines how the actual customer demand is fulfilled by was explained. तो हमने पिछले लेक्चर में भी कुछ एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम लोग वो प्लानिंग प्रोसेस जो एक्चुअल कस्टमर डिमांड को फुलफिल करता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस दैट एज वेल। डिस्कशन ऑफ ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच ऑफ ऑर्डर फुलफिलमेंट वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो हमने थोड़ी बहुत ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच को भी डिस्कस किया था। हाउ द आइडिया ऑफ APS बेस्ड डिमांड फुलफिलमेंट इज टू यूज द सप्लाई इंफॉर्मेशन ऑफ द मास्टर प्लान टू क्रिएट रिलायबल ऑर्डर कोड्स एंड द स्ट्रक्चरिंग ऑफ ATP along the most important dimensions product, time and customer was also explained. कैसे आइडिया ऑफ APS बेस्ड डिमांड फुलफिलमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है सप्लाई इंफॉर्मेशन के लिए। फिर कैसे रिलायबल कोड्स क्रिएट किए जा सकते हैं और स्ट्रक्चर किया जा सकता है ATP को विद इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, जिसमें प्रोडक्ट है, टाइम है और कस्टमर है। इसको एक्सप्लेन किया था। तो डिमांड फुलफिलमेंट एंड ATP के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी, और क्या बात की थी? द प्लानिंग प्रोसेस दैट डिटरमिन्स हाउ द एक्चुअल कस्टमर डिमांड इज फुलफिल्ड is called demand fulfillment. इसको हमने डिफाइन किया था कि प्लानिंग प्रोसेस जो कि डिटरमिन करता है कि किस तरह एक्चुअल कस्टमर डिमांड फुलफिल होती है, डिमांड फुलफिलमेंट कहलाता है। द डिमांड फुलफिलमेंट प्रोसेस कैलकुलेट्स द फर्स्ट प्रॉमिस डेट फॉर कस्टमर ऑर्डर्स। ये जो डिमांड फुलफिलमेंट प्रोसेस है, ये कैलकुलेट करता है पहला प्रॉमिस डेट फॉर द कस्टमर ऑर्डर and thus strongly influences the order lead time and the on time delivery. और इसलिए strongly influence करता है order lead time पर और इसके on time delivery के ऊपर। Okay, so यहाँ पर मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ ये थोड़ी सी और बात करूँ ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच की, फिर इसके अलावा ATP की, चूँकि ATP आप लोगों ने थ्रू आउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इसको डिस्कस करना है। और इवन जब हम लोग केस स्टडीज़ करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और कितना इसका यूज़ है। सो आई जस्ट वांटेड कि आप लोगों के साथ एक दफ़ा ये सारा का सारा दोबारा से रिव्यू हो जाए। सो एज फार एज ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न अप्रोच इज़ कंसर्न, द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ऑर्डर प्रॉमिसिंग इज़ टू सर्च फॉर इन्वेंट्री and to quote orders against it. If there is no inventory available, orders are quoted against the production lead time. This procedure may result in non-feasible quotes because a quote against the supply lead time may violate other constraints, for example, available capacity or material supply. So, traditional approach क्या है?
ट्रेडिशनल अप्रोच ये है ऑर्डर प्रॉमिसिंग की कि सबसे पहले इन्वेंट्री को सर्च किया जाए और फिर ऑर्डर को कोड किया जाए इसके अगेंस्ट, या अगर इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है तो ऑर्डर्स कोड किए जाते हैं अगेंस्ट प्रोडक्शन लीड टाइम के, कि कितना लीड टाइम इन्वॉल्व होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं मैंगोज का काम कर रहा हूँ तो अब मुझे मैंगो सेल करने के लिए मुझे जो नया ऑर्डर प्लेस करना है, मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है उसकी, तो मैं उसके मुताबिक देखूंगा कि कितने दिनों में मुझे ये मिल जाएगा, तो मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा। दूसरा अप्रोच ये है कि मैं प्रोडक्शन लीड टाइम ले लूं कि कितना टाइम लगेगा मुझे, कितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है, उस हिसाब से मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। इन अदर वर्ड्स, जब सर पे बात आ जाएगी देन हम लोग इसका काम करने चाहेंगे। ये प्रोसीजर रिजल्ट हो सकता है नॉन फिजिबल कोड्स के अंदर, हमें नहीं पता कितने कोड्स करने हैं, तो कोड्स जो हैं वो आपके फिजिबल नहीं भी हो सकते। और आपको पता है वंस द ऑर्डर इज डन, फिर उसके बाद उसको फायर बैक नहीं किया जा सकता। ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ऑर्डर प्लेस कर दिया। बिकॉज अ कोट अगेंस्ट द सप्लाई लीड टाइम में वायलेट देयर कंस्ट्रेंट्स, चूंकि ये जो कोट है अगेंस्ट देयर सप्लाई लीड टाइम, वो कुछ कंस्ट्रेंट्स को वायलेट कर सकता है, जैसे अवेलेबल कैपेसिटी है या फिर मटेरियल सप्लाई है। अवेलेबल कैपेसिटी, क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी उस वक्त अवेलेबल होगी भी, या मटेरियल सप्लाई वो लोग उस वक्त करने की पोजीशन में होंगे भी। ऑफ कोर्स ये चीज़ें जो हैं फिर आपकी वायलेट होती हैं जब हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं। एज फार एज मॉडर्न डिमांड फुलफिलमेंट सोल्यूशंस बेस्ड ऑन द प्लानिंग कैपेबिलिटीज ऑफ APC एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड ऑर्डर प्रॉमिसिंग प्रोसीजर्स, जबकि जब हम लोग मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑर्डर प्रॉमिसिंग प्रोसीजर्स अलाउ करता है। इन ऑर्डर कैसे? नंबर 1, टू इम्प्रूव द ऑन टाइम डिलीवरी बाय जनरेटिंग रिलायबल कोड्स। हम इम्प्रूव करते हैं ऑन टाइम डिलीवरी को रिलायबल कोड्स को जनरेट करने के बाद। तो इस तरीके से ऑफ कोर्स जब आपकी ऑन टाइम डिलीवरी होती है कोड्स जनरेशन के बाद, तो उसके अंदर रिस्क के चांसेस डाइल्यूट हो जाते हैं। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बाय सर्चिंग मोर इफेक्टिवली फॉर अ फीजिबल कोड, तो रिड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ मिस्ड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बाय सर्चिंग, ढूंढकर मोर इफेक्टिवली फॉर अ फीजिबल कोड, एक फिजिबल कोड को ऑफ कोर्स मोर इफेक्टिवली सर्च करके। एंड नंबर 3, टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग द एवरेज सेल्स प्राइस। रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करके, और ये कैसे इंक्रीज होगी? बाय इंक्रीजिंग द एवरेज सेल्स प्राइस। एवरेज सेल्स प्राइस को इंक्रीज करके आप ऑफ कोर्स अपना रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करते हो। इन द फॉलोइंग सेक्शन the principles of APS-based demand fulfillment solutions are described and the basic notion of ATP available to promises introduced. तो अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करेंगे APS-based demand fulfillment solutions की, और इनको डिस्क्राइब करेंगे और जो बेसिक नोशन है ATP का इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। Now available to promise ATP. The main target of the demand fulfillment process is to generate fast and reliable order promises to the customer and shield production and purchasing against infeasibility. Main target जो है demand fulfillment process का, ये generate करना है fast और reliable order promises को customer के लिए, और shield करना production और purchasing against infeasibility। प्रोडक्शन और परचेजिंग को अगेंस्ट इनफिजिबिलिटी शील्ड मुहैया करना। द क्वालिटी ऑफ द ऑर्डर प्रॉमिसेस इज मेजर्ड बाय द ऑन टाइम डिलीवरी। ऑर्डर की क्वालिटी जो है ये मेजर की जाती है ऑन टाइम डिलीवरी के साथ। KPI एज इंट्रोड्यूस्ड प्रीवियसली, तो जो ऑन टाइम डिलीवरी है ये इसको एज ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया गया प्रीवियसली। इन अदर वर्ड्स, अब अगर मैं कहूँ तो मैं कैसे ऑर्डर की रिलायबिलिटी को इंश्योर कर सकता हूँ? अगर मेरे पास कोई 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर आता है कि मुझे सप्लाई करना है विद इन 3 डेज, और अगर मैं उसको 3 डेज में सप्लाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि ऑर्डर वॉज नॉट एफिशिएंट। या मैंने कहीं ऑर्डर प्लेस किया और मेरे पास 3 दिनों में नहीं आया तो इसका मतलब ऑर्डर वॉज नॉट एफिशिएंट। मुझे ऑफ कोर्स ऑर्डर को उसके मुताबिक टाइम देखकर मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए।
यूजिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए कोटिंग ऑर्डर्स अगेंस्ट इन्वेंट्री एंड सप्लाई लीड टाइम ऑफन विल रिजल्ट इन ऑर्डर प्रोमिसेस दैट आर नॉट फीजिबल। ऑर्डर्स को कोट करना इन्वेंट्री या सप्लाई लीड टाइम की बेसिस के ऊपर हमेशा ऐसे रिजल्ट्स लेकर आता है ऑर्डर प्रोमिसेस के जो कि फीजिबल नहीं होते। डिक्रीजिंग द ऑन टाइम डिलीवरी, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी ऑन टाइम डिलीवरीज नहीं होती, आपका जो ऑन टाइम डिलीवरी रेशो है वो रिड्यूस होता चला जाता है। सो द फिगर वुड इलस्ट्रेट दिस बाय मीन्स ऑफ अ सिंपल एग्जाम्पल। ये फिगर हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी जो इलस्ट्रेट करती है एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। विच कंसिडर अ मटीरियल कंस्ट्रेन्ड इंडस्ट्री लाइक द हाई टेक इंडस्ट्री, जो कंसिडर करती है एक मटीरियल कंस्ट्रेन्ड इंडस्ट्री को जिस जैसे एक हाई टेक इंडस्ट्री है। एंड लेट अस अज्यूम दैट अ स्पेसिफिक कंपोनेंट हैज अ स्टैंडर्ड लीड टाइम ऑफ 2 वीक्स, और हमें अज्यूम करते हैं कि जो स्टैंडर्ड लीड टाइम है वो 2 हफ्ते है। There are receipts from the suppliers scheduled for the next 2 weeks. हमारे पास receipts मौजूद हैं suppliers की तरफ से जो कि scheduled है अगले 2 हफ्ते के लिए। And we assume a material constrained industry, और हम assume करते हैं कि ये एक material constrained industry है। No additional supply will be available for the next 2 weeks. अगले 2 हफ्तों में कोई नया material जो है वो available नहीं होगा। The volume of new customer orders that need to be promised for week 1 and week 2 is exceeding the volume of the scheduled receipts. ये जो वॉल्यूम है न्यू कस्टमर ऑर्डर्स का, ये जिसको प्रॉमिस करना है पहले हफ्ते के लिए और दूसरे हफ्ते के लिए, ये एक्सीड कर रहा है वॉल्यूम से जो कि स्केड्यूल्ड रिसीट्स का है। फिगर 9.1a इलस्ट्रेट्स दिस सिचुएशन, ये इसको एक्सप्लेन करती है। और स्टैंडर्ड एमआरपी लॉजिक इज टू कि हमें किस किस्म का जो है वो ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग बड़ा इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि लीड टाइम भी अवेलेबल नहीं है और हमारे पास इन्वेंट्री भी मजीद अवेलेबल नहीं होगी उन 2 हफ्तों के दरमियान, तो यहाँ पर अब हम लोगों को डिसीजन करना होता है कि क्या हमें ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करनी है या हमें मॉडर्न अप्रोच के तहत चलना है। इफ विल बी फॉलोइंग मॉडर्न अप्रोच तो ऑफ कोर्स हमारे पास ऑन टाइम डिलीवरी भी होगी और हम लोगों के प्रोसेसेस जो हैं वो स्मूथ रहेंगे। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच लेके चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी इश्यूज। तो मैं बस ये चाह रहा था कि हम इसको अगला टॉपिक शुरू करने से पहले इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें, क्योंकि ये आगे तक हमारे साथ मूव ऑन होना है। तो which schedule all new orders against the scheduled receipts, and if not, all orders can be satisfied by that against the standard lead time, in our example 2 weeks, अगर ये नहीं होते। In other words, MRP assumes infinite supply beyond the standard lead time. MRP assume करता है infinite time या supply को जो कि beyond है standard lead time के, and creates supply recommendations based on the order backlog, और क्रिएट करता है सप्लाई रिकमेंडेशंस को स्टैंडर्ड लीड टाइम के और ऑर्डर बैकलॉग को। द ग्रे लाइन इन दैट फिगर शोन द कोड्स क्रिएटेड बाय द एमआरपी लॉजिक इन वीक 3, दैट इज आफ्टर द स्टैंडर्ड लीड टाइम all orders are scheduled that cannot be quoted against the scheduled receipts. So it is quite clear that the fulfillment of this demand wave will not be feasible as the available inventory is not available. Supply will most probably not increase by 100% from 1 week to the next week. So the idea of APS based demand fulfillment is to use the supply information of the master plan to create reliable order quotes. Figure 9.1b shows the master plan and the orders quoted against the master plan. For week 3, the master plan reflects the constraints of the supplier, anticipating as light increase of the supply volume that is considered to be feasible. So, as orders are quoted against the master plan, the unrealistic assumption of infinite supply beyond the standard lead time is obsolete, resulting in more reliable order promises. In most APS and also ERP systems, the supply information of the master plan that is used as the basis for order promising is called available to promise. So now ATP represents the current and future availability of supply and capacity that can be used to accept new customer orders. फिर हम लोगों ने structuring of ATP by product पे बात की थी। In principle, ATP can be represented on any stage of the supply chain.
इन प्रिंसिपल एटीपी रिप्रेजेंट कर सकती है किसी भी स्टेज पर सप्लाई चेन को, फॉर एग्जांपल फिनिश गुड्स, कंपोनेंट्स और रॉ मटेरियल्स। मिसाल के तौर पे फिनिश गुड्स, कंपोनेंट या फिर रॉ मटेरियल। द डिसीजन वेयर टू रिप्रेजेंट एटीपी बेस्ट फॉर अ सर्टेन बिजनेस इज स्ट्रांगली लिंक्ड with the location of the decoupling point in that particular supply chain. डिसीजन के कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाए एटीपी को एक सर्टन बिजनेस के लिए, ताकि लिंक किया जा सके लोकेशन को डीकपलिंग पॉइंट पर एक पर्टिकुलर सप्लाई चेन में। द डीकपलिंग पॉइंट सेपरेट्स द फोरकास्ट ड्रिवन पार्ट्स ऑफ अ सप्लाई चेन फ्रॉम द ऑर्डर ड्रिवन पार्ट्स। डीकपलिंग पॉइंट जो है ये सेपरेट करता है फोरकास्ट ड्रिवन पार्ट्स को सप्लाई चेन पार्ट्स से जो कि ऑर्डर ड्रिवन होते हैं। फ्लैशमैन एंड मेयर 2003। टिपिकली अ सेफ्टी स्टॉक इज हेल्ड एट द डीकपलिंग पॉइंट। खसूसी तौर पर सेफ्टी स्टॉक जो है इसको एज ए डीकपलिंग पॉइंट रखा जाता है टू अकाउंट फॉर फोरकास्ट एरर्स, ताकि फोरकास्ट एरर्स को अकाउंट फॉर किया जा सके। स्ट्रक्चरिंग ऑफ एटीपी बाय टाइम। एटीपी की स्ट्रक्चरिंग वक्त की डायमेंशन के साथ। एटीपी इज मेंटेन्ड इन डिस्क्रीट टाइम बकेट्स। एटीपी को मेंटेन किया जाता है डिस्क्रीट टाइम बकेट्स के अंदर। एज एटीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द मास्टर प्लान, जैसा कि एटीपी मास्टर प्लान से डिराइव होता है, द एटीपी टाइम बकेट्स कॉरेस्पॉन्ड टू द टाइम बकेट्स ऑफ द मास्टर प्लान। एटीपी टाइम बकेट्स कॉरेस्पॉन्ड करती हैं टाइम बकेट्स ऑफ मास्टर प्लान को। प्लीज नोट दैट द मास्टर प्लान टाइम बकेट्स माइट बी डिफरेंट फ्रॉम द टाइम बकेट्स यूज्ड बाय डिमांड प्लानिंग। यहां पर नोट करना जरूरी है कि मास्टर प्लान टाइम बकेट्स जो हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं टाइम बकेट्स जो कि डिमांड प्लानिंग में इस्तेमाल हुई। यूजुअली द मास्टर प्लानिंग एंड एटीपी टाइम बकेट्स आर मोर ग्रैन्युलर। आमतौर पर मास्टर प्लानिंग और एटीपी टाइम बकेट्स जो हैं ये ज्यादा ग्रैन्युलर होती हैं डिमांड प्लानिंग टाइम बकेट से। फिर स्ट्रक्चरिंग ऑफ एटीपी बाय कस्टमर पे बात की थी हमने। अ सप्लाई चेन और अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन ऑपरेट्स ईदर इन सप्लाई कंस्ट्रेंट मोड और इन डिमांड कंस्ट्रेंट मोड। एक सप्लाई चेन जो कि ऑपरेट करती है सप्लाई कंस्ट्रेंट मोड में या फिर डिमांड कंस्ट्रेंट मोड में। इफ मटीरियल एंड और कैपेसिटी आर बॉटलनेक्स, अगर मटीरियल या कैपेसिटी बॉटलनेक्स हैं, देन देयर इज ओपन डिमांड दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। फिर एक ओपन डिमांड है जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता। द सप्लाई चेन सप्लाईज लेस फिनिश गुड्स देन द कस्टमर्स रिक्वेस्ट। सप्लाई चेन लेस फिनिश गुड सप्लाई करती हैं कस्टमर की रिक्वेस्ट से एंड ऑपरेट्स इन सप्लाई कंस्ट्रेंट मोड, और सप्लाई कंस्ट्रेंट मोड में ऑपरेट करती हैं। इन अदर वर्ड्स हम लोगों ने बात की थी कि अगर कस्टमर की एक्चुअल रिक्वेस्ट से कम सप्लाई किया जा रहा हो तो दैट इज सप्लाई कंस्ट्रेंट मोड। इफ डिमांड इज द बॉटलनेक देन ऑल द डिमांड में बी मैच्ड विद सप्लाई। अगर डिमांड बॉटलनेक है तो फिर तमाम सप्लाई को डिमांड के साथ मैच किया जा सकता है, दैट इज डिमांड कंस्ट्रेंट मोड। तो ये था लिटिल बिट समरी जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम की। लेट्स हैव एन लेआउट ऑफ टुडेज लेक्चर। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चरिंग ऑफ एटीपी बाय कस्टमर्स पे हम लोग बात करेंगे दोबारा से थोड़ी सी डिटेल में, जिसमें द कस्टमर हायरार्की एंड एलोकेशन पे बात होगी। फिर हम लोग एलोकेशन प्लानिंग के ऊपर बात करेंगे। देन विल मूव टुवर्ड्स ऑर्डर प्रॉमिसिंग, और इस ऑर्डर प्रॉमिसिंग के अंदर हम लोग एटीपी सर्च प्रोसीजर पे बात करेंगे और एटीपी कंजम्पशन बाय एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं तो बात शुरू करें। ओके। Structuring of ATP by customers. The customer hierarchy and allocation rules. In order to allocate supply to customers, a model of the customer structure and a forecast of the future customer demand is required. Supply to customers allocate करने के लिए एक मॉडल फॉर कस्टमर स्ट्रक्चर और एक फोरकास्ट फॉर फ्यूचर कस्टमर डिमांड की जरूरत होती है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम लोग एलोकेट करना चाहते हैं सप्लाई टू कस्टमर्स को, तो हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए जो कस्टमर स्ट्रक्चर और फोरकास्ट जो कि कस्टमर डिमांड के बारे में होगी
उसको हमें देता हो, या उस जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हमें डिटेल से आगाह करता हो। The model of the customer structure should be aligned with the geographical dimensions. जो customer structure का मॉडल है इसको अलाइन होना चाहिए geographic dimensions के साथ। In demand planning में as demand planning is structuring the forecast in terms of the geographic dimension, चूंकि demand planning structure हो रही है for the geographic planning, hence the customer structure forms a hierarchy similar to the geographic dimension in demand planning. इसलिए customer structure को एक hierarchy बनानी चाहिए जो कि बिल्कुल geographic dimensions के मुताबिक हो demand planning में। Figure 9.4 shows an example of a customer hierarchy. अभी जो हम 9.4 फिगर की बात करेंगे ये customer hierarchy की एक example है। जैसे अगर आप देखिए ये जो हमें एरो नजर आ रहा है, यहाँ पे हम लोग टॉप, एरिया, कंट्री और रीजन के हवाले से बात कर रहे हैं। फोरकास्ट एग्रीगेशन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से 400 का है, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज 1000, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज 1400 एंड टॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज 1400। और यह है क्या, सेल्स फोरकास्ट एग्रीगेटेड अलोंग द कस्टमर हायरार्की। कस्टमर हायरार्की में तो अगर आप देखिए तो ये हायरार्की हमने कैसे बनाई, सबसे पहले देयर इज वर्ल्ड वाइड सेल। इस वर्ल्ड वाइड सेल को हम लोगों ने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक कस्टमर्स ऑफ अमेरिका और एक कस्टमर्स ऑफ यूरोप। अब कस्टमर्स ऑफ यूरोप जो है, यूरोप के अंदर देयर आर मल्टीपल स्टेट्स, तो हम लोगों ने यूरोप में जर्मनी को, फिर फ्रांस को, फिर इटली को लिया। इटली की 200 की थी, फ्रांस की 400 की थी। इसी तरह फिर जर्मनी को हम लोगों ने मजीद दो हिस्सों में तकसीम किया, दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट, 200 वेस्ट और 200 ईस्ट। तो इन अदर वर्ड्स अगर आप लोग इस छोटी सी डायग्राम से चीज़ों का अंदाजा लगाएं तो वी आर डेवलपिंग एन हायरार्की जो कि ओवरऑल वर्ल्ड से स्टार्ट होती है और आहिस्ता आहिस्ता पे नीचे फिंगर आउट होती चली जाती है। इन द फर्स्ट स्टेप द फोरकास्ट क्वांटिटीज for each customer or customer group are aggregated to the root of the hierarchy. पहले स्टेप में forecast quantities हर कस्टमर की जो हैं उनको एग्रीगेट किया जाता है for the root hierarchy, मतलब जहां से शुरू होना है उनको वहां पर एग्रीगेट कर लेते हैं। This number gives the total forecast for that specific product or product group. ये नंबर जो है हमें टोटल फोरकास्ट देता है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट ग्रुप के बारे में। इन अदर वर्ड्स जब हायरार्की बनाई तो जो सब ग्रुप्स हैं उन तमाम को क्लब करके एक जगह पे एग्रीगेटेड अमाउंट ले लेते हैं, वो एग्रीगेटेड फिगर जो है हम लोगों को टोटल फिगर फोरकास्टेड की नो हाउ दे रही होती है। द टोटल फोरकास्ट इज ट्रांसफर्ड टू मास्टर प्लानिंग। टोटल फोरकास्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है मास्टर प्लानिंग की तरफ एंड मास्टर प्लानिंग चेक्स वेदर इट इज फीजिबल टू फुलफिल द टोटल फोरकास्ट कंसिडरिंग द सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। फिर मास्टर प्लानिंग इस चीज़ को इंश्योर करती है कि क्या ये फीजिबल होगा कि टोटल फोरकास्ट को फुलफिल किया जाए सप्लाई कंस्ट्रेंट को जहन में रखते हुए। इन अदर वर्ड्स जब हम लोग तमाम फोरकास्ट को एग्रीगेट कर लेते हैं तो टोटल फिगर आ जाती है, उस टोटल फिगर को मास्टर प्लान को भेजा जाता है। मास्टर प्लान फिर इसको चेक करता है कि वेदर इट वुड बी फीजिबल और नॉट, अगर हम लोग इसको सारे को सप्लाई करना चाहें इन द लाइट ऑफ सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। In our example, the total forecast is 1400. हमारे एग्जाम्पल में टोटल फोरकास्ट 1400 है and we assume that master planning can confirm only 1200 to be feasible. तो हमारे एग्जाम्पल में टोटल फोरकास्ट 1400 है और हम अज्यूम करते हैं कि मास्टर प्लानिंग कंफर्म करती है कि सिर्फ 1200 इज फीजिबल सप्लाई कंस्ट्रेंट्स के साथ। इन द सेकेंड स्टेप द टोटल फीजिबल क्वांटिटी according to the master plan is allocated from the top down to the leaves of the customer hierarchy. सेकेंड स्टेप में फिर हम लोग टोटल फीजिबल क्वांटिटी को मास्टर प्लान के मुताबिक एलोकेट करते हैं फ्रॉम टॉप डाउन टू इट्स लीव्स जो हायरार्की के बने, कि एक दफा हमने डिसाइड कर लिया कि टोटल में से कितनी फीजिबल है जो कि हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, फिर उन यूनिट्स को हम लोग उस हायरार्की वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं कि कितनी किसके हिस्से में आएगी। This allocation process for our example is visualized in figure 9.5.
ये एलोकेशन प्रोसेस जो है ये देखा जा सकता है इन फिगर 9.5. द क्वांटिटीज इन parentheses indicate the original forecast for this customer group. क्वांटिटीज जो कि पैरेंथेसिस में दी गई हैं ये इंडिकेट करती हैं ओरिजिनल फोरकास्ट को इस कस्टमर ग्रुप के लिए. The allocation of the master plan quantities to the nodes of the customer hierarchy is controlled by allocation rules. ये जो एलोकेशन है मास्टर प्लान की क्वांटिटीज की जो कि नोड्स पे नजर आ रही हैं कस्टमर हायरार्की की, ये कंट्रोल होती हैं एलोकेशन रूल से. मतलब हमें ये ऑलरेडी देयर आर रूल्स कि हमने कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. इन एन एग्जांपल वी हैव यूज्ड 3 डिफरेंट एलोकेशन रूल्स. अपनी मिसाल में हमने 3 मुख्तलिफ एलोकेशन रूल्स इस्तेमाल किए. अब अगर आप यहां पर देखिए तो एटीपी एलोकेशन जो टॉप पे नजर आ रही है बनती 1400 थी. हम कितनी कर रहे हैं? वी आर अज्यूमिंग कि 1200 कैन बी फीजिबल. एरिया जो है वो भी टोटल 1400 था लेकिन 1200 वाज फीजिबल. कंट्री को हमने 1000 में से 800 दिया और रीजन को हमने 400 में से 320 डिस्ट्रीब्यूट किया. तो अब अगर आप देखिए तो हमने रैंक बेस्ड स्ट्रैटेजी यूज की वर्ल्ड रैंक में. रैंक 1 में हम अमेरिका को लाए और रैंक 2 में हम यूरोप को लाए. तो अमेरिका को हमने 400 यूनिट्स दिए, 400 ही उनकी रिक्वायरमेंट थी. यूरोप को 1000 रिक्वायरमेंट थी, हमने 800 यूनिट्स दिए. अब यूरोप में जो हमारी कमिटमेंट थी जर्मनी, फ्रांस और इटली के हवाले से 160 हमने दिए इटली को 200 में से, फ्रांस को 400 में से 320 दिए. फिर जर्मनी को हमने फिक्स स्प्लिट किया वेस्ट और ईस्ट में. इसमें से हमने 30% दिए ईस्ट को और 70% दिए हमने वेस्ट को. तो अगर आप देखिए तो 224 आ गए वेस्ट को और ईस्ट को आए 96, जबकि टोटल रिक्वायरमेंट थी 200 दोनों साइड्स की. तो इस तरीके से रूल्स के मुताबिक हर एक को अपनी अपनी रिक्वायर्ड जो है वो जितनी फीजिबल किस्म का सप्लाई था वो एलोकेट किया गया. रैंक बेस्ड US customers receive a higher priority, rank 1, compared to the customers in Europe 2. US customers को पहली प्रायोरिटी मिली रैंक 1 as compared to Europe जिसको रैंक 2 दिया गया. Thus the available quantity for the US and the European customers is allocated to the US first step. इसलिए जो अवेलेबल क्वांटिटी थी US के लिए और यूरोपियन कस्टमर्स के लिए उसको एलोकेट किया गया पहले US को, फिर original forecast for that area. A rank-based allocation policy may be helpful to support sales to a specific market. ये जो rank-based allocation policy है ये helpful हो सकती है support करने के लिए sales को एक specific market में. For example, if the development of that market is in an early stage, अगर उसकी development जो है वो एक early stage में है, तो रैंक बेस्ड एलोकेशन पॉलिसी जो है ये हेल्पफुल हो सकती है सपोर्ट करने के लिए सेल्स को एक स्पेसिफिक मार्केट में. फॉर एग्जांपल इफ द डेवलपमेंट ऑफ दैट मार्केट इज इन एन अर्ली स्टेज, अगर उसकी डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल शुरू की स्टेजेस पे है तो. देन द सेकंड स्ट्रैटेजी इज पर कमिटमेंट. द अवेलेबल क्वांटिटी इज एलोकेटेड टू द नोड्स ऑफ द कस्टमर हायरार्की. अवेलेबल क्वांटिटी जो है इसको एलोकेट किया जाता है नोड्स ऑफ द कस्टमर हायरार्की में according to the forecast the customers have committed to. जितनी forecast customers ने commit करी है करने के लिए. तो the examples when we allocated whole of the demand amongst Germany and France, that was according to their actual forecast, and the actual forecast of Germany was, if you see, that was 400 and Italy was 200. And if we add the remaining 200 of the Italy, the total becomes 4, 2 and 2, it would be 800. If you just see amongst this 800, 400 divided by 800, this would be 50% of total forecast. So the quantity of 800 is split according to the fraction of the original forecast. That is Germany and France receive 40% each, that is 320, and Italy receives 20%, that is 160. The per committed allocation policy is well suited if each customer group shall get a fair share allocation according to what has been forecasted by the customer group. तो जितना forecast किया उसके मुताबिक उसको distribute
किया जाना चाहिए। तो यहां पर थोड़ी सी ऊपर गलती हुई, 400 ही किया था जर्मनी ने, 400 ही फ्रांस ने, और 200 वॉज फॉर इटली। तो ये टोटल हो गया 1000। तो अब अगर मैं देखूं 400 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1000। तो इफ यू सी, तो 4 डिवाइडेड बाय 10, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 इंटू 5, तो 0.054 ज़ा 20। तो इन अदर वर्ड्स 40% जो है वो, तो नाउ वी कैन से कि 40% जो है इनकी अवेलेबल जो हम लोग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करना जा रहे हैं, 40% जर्मनी को मिलेगा, 40% फ्रांस को मिलेगा और 20% इटली को मिलेगा। अब आप उसी तरह देखें, चूंकि 800 हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो 800 का 40%, तो 800 का 40% कितना बनेगा? आप देखिए 800 मल्टीप्लाइड बाय 0.40, तो ये आ जाएगा 320। तो 320 इन्होंने जैसे बताया कि 320 जर्मनी को, 320 ही फ्रांस को, और 20%, 800 का 20% वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.20, तो ये आ जाएगा 160। तो ये अगर आप लोग देखिए, जैसे कि बात की कि 320 टू फ्रांस, 160 टू इटली, तो वो उस तरीके से वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। द पर कमिटेड एलोकेशन पॉलिसी इज वेल सूटेड। तो ये जो पर कमिटेड एलोकेशन पॉलिसी है, ये वेल सूट करती है इफ ईच कस्टमर ग्रुप शैल गेट अ फेयर शेयर एलोकेशन। अगर हर कस्टमर जो है वो फेयर शेयर एलोकेशन उसको मिलेगी, अकॉर्डिंग टू व्हाट हैज बीन फोरकास्टेड, जिसको फोरकास्ट किया है बाय दैट कस्टमर ग्रुप, उस कस्टमर ग्रुप ने। तो देयर इज अनदर स्प्लिट, दैट इज फिक्स्ड स्प्लिट। The fixed split allocation policy applies predefined split factors to distribute the feasible quantity to the customer groups. Fixed split allocation policy जो है ये अप्लाई होती है defined split factors के ऊपर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होते हैं feasible quantity to the customer groups में। In our example, the customers in the western part of Germany receive 70%. तो customers जो हमारे western part ऑफ जर्मनी में हैं वो 70% रिसीव करते हैं ऑफ द अवेलेबल क्वांटिटी, एंड द कस्टमर इन ईस्ट जर्मनी, जो ईस्ट जर्मनी में हैं कस्टमर्स, वो 30% उनको मिलता है। इसका मतलब है वेस्टर्न पार्ट जो है दैट इज गेटिंग 70% और ईस्ट जर्मनी जो है दैट इज गेटिंग 30%। प्लीज नोट दैट द रिजल्टिंग क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल फोरकास्ट ऑफ द कस्टमर ग्रुप्स। ये जो अब रिजल्टिंग क्वांटिटीज हैं ये इंडिपेंडेंट है इंडिविजुअल फोरकास्ट है कस्टमर ग्रुप के, क्योंकि फिक्स स्प्लिट्स हैं और ये हम लोग ऑफ कोर्स उस एलोकेशन पॉलिसी के तहत कर रहे हैं। इन एडिशन टू दीज एलोकेशन रूल्स, अ पोर्शन ऑफ द अवेलेबल क्वांटिटी कैन बी रिटेन्ड एट एवरी लेवल ऑफ द इन एडिशन, इसके अलावा ये एलोकेशन रूल्स जो हैं, अ पोर्शन ऑफ द अवेलेबल क्वांटिटी जो है उसको रखा जाता है अपने पास रिटेन्ड एट एवरी लेवल, हर लेवल पर ऑफ द कस्टमर हायरार्की, कस्टमर हायरार्की के। दीज रिटेन्ड क्वांटिटीज आर कंज्यूम्ड बेस्ड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड पॉलिसी। ये जो रिटेन्ड क्वांटिटीज हैं इनको कंज्यूम किया जाता है फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व पॉलिसी बेसिस। एंड व्हाट वी मीन बाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी बेसिस, जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। रिटेन्ड एटीपी, ये जो हम लोग रिटेन करते हैं अपने पास, रिटेन्ड एटीपी कैन बी यूज्ड टू अकाउंट फॉर पोटेंशियल वेरिएशंस ऑफ द एक्चुअल डिमांड रिलेटेड टू द फोरकास्टेड डिमांड। तो जो रिटेन्ड एटीपी है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है पोटेंशियल वेरिएशंस अगर आ जाए एक्चुअल डिमांड में और फोरकास्टेड डिमांड में। फॉर एग्जांपल, इफ 25% of the total quantity available for European customers is retained at the customer group Europe, अगर टोटल क्वांटिटी जो 25% ऑफ द टोटल क्वांटिटी अवेलेबल, अगर 25% ऑफ टोटल क्वांटिटी अवेलेबल जो है यूरोपियन कस्टमर्स की, इसको रिटेन किया जाता है एट द कस्टमर ग्रुप यूरोप, अगर कस्टमर ग्रुप यूरोप पर, तो 200 वुड बी अवेलेबल ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो इनमें से जो 200 हैं वो अवेलेबल होंगे फर्स्ट कम
फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर फॉर ऑल यूरोपियन कस्टमर्स में से जो भी आएगा ये 200 उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर एलोकेट कर दिए जाएंगे एंड ओनली 600 वुड बी, जबकि सिर्फ ये जो 600 हैं वुड बी एलोकेटेड टू जर्मन और 600 जर्मन को एलोकेट किए जाएंगे. फ्रेंच एंड इटालियन कस्टमर्स एज डिफाइंड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग एलोकेशन रूल्स, the retainment of ATP can be interpreted as a vital safety stock, virtual safety stock on the aggregate level. तो ये जो हम ATP की रिटेनमेंट करते हैं इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है वर्चुअल सेफ्टी स्टॉक के तौर पर ऑन एन एग्रीगेट लेवल. तो ऑफ कोर्स ये जो हमारा रिटेन्ड ATP होता है, ये ATP चूंकि हम लोगों ने अपने पास रखा होता है और इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई वेरिएशन आ जाती है एक्चुअल और फोरकास्टेड के दरमियान, तो इसका काम भी एक सेफ्टी स्टॉक वाला ही हुआ एग्रीगेट लेवल के ऊपर. As it helps to balance deviations between forecast and actual demand, चूंकि ये हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए डेविएशंस को फोरकास्ट और एक्चुअल डिमांड के दरमियान. The allocations are the basis for generating order quotes. ये जो हम एलोकेशंस करते हैं ये बेसिस होती हैं जनरेटिंग ऑर्डर कोड्स के लिए. Thus, the allocations are an important information for the sales force. इसलिए एलोकेशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है सेल फोर्स के लिए बिफोर मेकिंग कमिटमेंट्स टू देयर कस्टमर्स के साथ कमिटमेंट्स करने से पहले. फर्दर, द एपीएस कीप्स ट्रैक ऑफ द कंजम्पशंस ड्यू टू ऑलरेडी कोटेड ऑर्डर्स. ये एपीएस जो है ये रिकॉर्ड ट्रैक करता है कंजम्पशन का ऑलरेडी कोटेड ऑर्डर्स के अगेंस्ट. द टोटल allocated quantities and the already consumed quantities give a good indication whether the order volume matches the forecast. ये जो total allocated quantities हैं और जो already consumed quantities हैं ये एक अच्छी indication देती हैं whether the order volume जो है वो match करता है forecast के साथ या नहीं. If orders and forecast do not match, अगर order और forecast दोनों match नहीं करते, some allocations are being consumed too fast. कुछ allocations consume की जा रही हैं बहुत तेजी के साथ, whereas others remain unconsumed. जबकि बाकी जो हैं ये unconsumed रहती हैं. This can be sent as an early warning to the supply chain. इसको भेजा जा सकता है एक early warning के तौर पर supply chain में that the market behaves differently than forecast. कि market different behave करती है forecasted से. And an appropriate action can be taken. और यहाँ पर एक appropriate action भी लिया जा सकता है. For example, sales can set up a sales push initiative to generate additional demand to consume the planned ATP. मिसाल के तौर पर sales को setup किया जा सकता है एक sales push initiative के तौर पर जो कि generate करेगा additional demand to consume the planned ATP. planned ATP को consume करने के लिए. Allocation planning, the process that assigns the overall ATP quantities received from master planning to the nodes of the customer hierarchy is called allocation planning. तो ये allocation planning actually क्या है? Allocation planning, the process that assigns the overall ATP quantities, वो प्रोसेस जो ओवरऑल एटीपी क्वांटिटीज को असाइन करता है रिसीव फ्रॉम द मास्टर प्लानिंग, जो हमें मास्टर प्लानिंग से मिलती हैं, टू द नोड्स ऑफ द कस्टमर हायरार्की. कस्टमर हायरार्की की नोड्स को वो एलोकेशन प्लानिंग कहलाता है. इन अदर वर्ड्स, मास्टर प्लानिंग से लेकर नोड्स ऑफ कस्टमर हायरार्की तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो प्रोसेस सर अंजाम दे रहा होता है उसे हम लोग एटीपी या एलोकेशन प्लानिंग बोलते हैं. Allocation planning is executed directly after a new master plan has been created. Allocation planning execute होती है directly जब हम नया master plan create किए लेते हैं, which normally takes place once a week, जो normally एक हफ्ते में एक दफा होता है. Thus, once a week the adjusted forecast is transformed into ATP. इसलिए once a week द एडजस्टेड फोरकास्ट, जो एडजस्टेड फोरकास्ट है ये ट्रांसफॉर्म होता है एटीपी के अंदर बाय मास्टर प्लानिंग के थ्रू.
एंड एलोकेटेड टू द कस्टमर हायरार्की, और कस्टमर हायरार्की को एलोकेट हो जाता है। Thus, once a week, the adjusted forecast is transformed into ATP by master planning and allocated to the customer hierarchy. इसलिए एक हफ्ते में एक दफ़ा इस फोरकास्ट को एडजस्ट करके ट्रांसफॉर्म किया जाता है एटीपी के अंदर मास्टर प्लानिंग के थ्रू, और एलोकेट किया जाता है कस्टमर हायरार्की को। इन एडिशन टू दैट, all allocations are updated on a daily basis in order to reflect changes in the constraints of the supply chain. तो असल में ये मतलब इसी तरीके से किया जाता है डेली बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सप्लायर ऑफ सम की कॉम्पोनेंट अनाउंसेस अ डिले ऑफ अ स्केड्यूल्ड डिलीवरी, अगर सप्लायर एक की कॉम्पोनेंट का अनाउंस करता है डिलीवरी में डिले को, दिस मे इम्पैक्ट द कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लाई चेन टू फुलफिल ऑर्डर्स। ये इम्पैक्ट कर सकता है कैपेबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन को ऑर्डर्स फुलफिल करने में, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और इसकी वजह से, शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द एटीपी, और इसको एटीपी के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए एज सुन एज द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द एपीएस, जैसे ही इंफॉर्मेशन एपीएस के अंदर आ जाए। द प्लानिंग होराइजन ऑफ एलोकेशन प्लानिंग कैन नॉट बी लॉन्गर देन द प्लानिंग होराइजन ऑफ मास्टर प्लानिंग। प्लानिंग होराइजन जो कि एलोकेशन प्लानिंग का है, ये इससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकता प्लानिंग होराइजन ऑफ मास्टर प्लानिंग, एज नो एटीपी इज अवेलेबल बियॉन्ड द मास्टर प्लानिंग, क्योंकि कोई एटीपी मास्टर प्लानिंग से बाहर अवेलेबल नहीं होता। द मास्टर प्लानिंग प्रोसेस कवर्स यूजुअली, मास्टर प्लानिंग प्रोसेस जो है ये कवर करता है अमूमी तौर पर 6 to 12 months, 6 से 12 महीने। However, in many cases, it is not necessary to maintain allocations over 6 months. लेकिन बहुत से केसेस के अंदर ये जरूरी नहीं होता कि 6 महीने एलोकेशंस पूरी की जाएं और मोर या इससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री के अंदर 90% ऑफ द ऑर्डर्स आर प्लेस्ड 3 weeks प्रायर टू द कस्टमर रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट। कंप्यूटर इंडस्ट्री में 90% ऑफ ऑर्डर्स जो हैं ये प्लेस किए जाते हैं 3 weeks प्रायर, 3 हफ्ते पहले टू द कस्टमर रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट, कस्टमर की रिक्वेस्टेड डिलीवरी डेट से 3 हफ्ते पहले किए जाते हैं। Thus, dependent on the lead time from order entry date to the customer requested delivery date, a shorter planning horizon for allocation planning can be chosen compared to the master planning. इसलिए dependent on the lead time पर depend करते हुए from order entry date से to the customer requested date, a shorter planning horizon, एक छोटा planning horizon for allocation planning can be chosen, उसको चूज किया जा सकता है कंपेयर टू द मास्टर प्लानिंग के साथ कंपेयर करते हुए। इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल, a 3 months horizon for allocation planning is sufficient. 3 महीने का होराइजन जो है वो सफिशिएंट होता है। इसका मतलब है कि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी वेरी करेगा। देन ऑर्डर प्रॉमिसिंग is the core of the demand fulfillment process. Order promising core activity है demand fulfillment process की। The goal is to create reliable promises for the customer orders. Goal ये है कि reliable promises create किए जाएं customer orders के लिए। The quality of the order promising process is measured by the on-time delivery. Order promising process की क्वालिटी जो है वो मेजर की जाती है इसके ऑन टाइम डिलीवरी के साथ, एंड द डिलीवरी परफॉर्मेंस, और इसकी डिलीवरी परफॉर्मेंस के साथ। इन अदर वर्ड्स, ये जो क्वालिटी ऑफ ऑर्डर प्रॉमिसिंग प्रोसेस है ये मेजर की जाती है ऑन टाइम डिलीवरी और डिलीवरी परफॉर्मेंस के साथ। द ऑन टाइम डिलीवरी KPI मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर्स दैट आर फुलफिल्ड एज प्रॉमिस्ड। ये जो ऑन टाइम डिलीवरी KPI है ये मेजर करती है परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स जो कि फुलफिल हुए एज प्रॉमिस्ड बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रॉमिस गिवन, जो पहला प्रॉमिस दिया गया उसकी बेसिस पर। Thus, to achieve a high on-time delivery, it is important to generate reliable promises. इसलिए एक हाई ऑन टाइम डिलीवरी को मेंटेन करने के लिए या अचीव करने के लिए ये अहम है कि जनरल रिलायबल प्रॉमिसेस जो है वो जनरेट किए जाएं।
A promise is reliable if the supply chain is able to fulfill the order as promised. Promise reliable है अगर supply chain order को fulfill करने के काबिल हो जाती है as promised. That is, if the customer receives the promised product in the promised quantity at the promised date. अगर customer receive करता है promised product को promised quantity में promised date पर, तो ये सारे काम of course easily हो सकते हैं. A supply chain that is able to consistently generate reliable promises over a long time period gets a competitive advantage over supply chains with a lower on-time delivery. एक supply chain that is able to consistently generate, जो कि consistently generate करने के काबिल है reliable promises को over a long time period, एक लंबे अरसे के लिए gets a competitive advantage. इसको competitive advantage मिलता है over supply chains with a lower on time delivery. supply chain में lower on time delivery पर. There are multiple execution modes हैं to promise customer order को promise करने के लिए. Belatel 2004 by Burnick 2005. Online real-time order processing. A new customer order is promised during the order entry transaction. एक नया customer order promise किया जाता है order entry transaction के अंदर. After the new order is booked, जब नया order book किया जाता है, the promise date and the quantity are transferred to the customer immediately. तो promise date और quantity जो है ये customer को immediately transfer कर दी जाती है. Then batch order promising. Customer orders are entered into the sales transaction system without generating a promise. Customer orders enter किए जाते हैं sales transaction system के अंदर without generating a promise. Promise generate किए बगैर. At certain periods, for example, once per day, a batch order promising is triggered and all new orders receive a promise. एक certain period में, for example, एक दिन में एक दफा एक बैच ऑर्डर प्रॉमिसिंग जो है वो ट्रिगर की जाती है और तमाम नए ऑर्डर्स रिसीव कर लिए जाते हैं अ प्रॉमिस. फॉर इंस्टेंस, दीज प्रॉमिसेस कुड बी जनरेटेड बाय अ प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल. फॉर इंस्टेंस, ये प्रॉमिसेस जो हैं जनरेट किए जाते हैं एक प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के थ्रू. तो बैच ऑर्डर प्रॉमिसेस क्या हुई कि एक बैच के अंदर ऑफ कोर्स ये प्रॉमिसेस जनरेट किए जाते हैं. देन हाइब्रिड ऑर्डर प्लान प्रॉमिसिंग. Each new customer order is temporarily promised at order entry time. हर नया customer order ये temporarily promise किया जाता है एक order entry time के ऊपर. In addition to that, a batch order promising run is triggered regularly in order to detail the promises or to improve the promises of all customer orders in total. इसके अलावा बैच ऑर्डर प्रॉमिसिंग जो है ये ट्रिगर होती है रेगुलरली ताकि डिटेल प्रॉमिसेस को इंप्रूव किया जा सके तमाम कस्टमर्स के लिए. प्लीज नोट दैट हाइब्रिड ऑर्डर प्रॉमिसिंग स्कीम्स कैन लीड टू चेंजेस एंड डिलेज ऑफ कस्टमर ऑर्डर प्रॉमिसेस. ये भी नोट करें कि हाइब्रिड ऑर्डर प्रॉमिसिंग स्कीम्स जो हैं ये लीड कर सकती हैं चेंजेस और डिलेज ऑफ कस्टमर ऑर्डर प्रॉमिसेस को. ऑनलाइन ऑर्डर प्रॉमिसिंग ऑफर्स एडवांटेजेस इन रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस टुवर्ड द कस्टमर. ये जो ऑनलाइन ऑर्डर प्रॉमिसिंग है ये ऑफर करती है एडवांटेजेस इन रिस्पॉन्सिवनेस एंड परफॉर्मेंस टुवर्ड द कस्टमर और कस्टमर की परफॉर्मेंस की तरफ. ऑन द अदर हैंड, ऑनलाइन ऑर्डर प्रॉमिसिंग प्रिवेंट्स दैट प्रॉमिसेस कैन बी रिव्यूड बाय ऑर्डर मैनेजमेंट बिफोर दे रीच द कस्टमर. दूसरी तरफ ऑनलाइन ऑर्डर प्रॉमिसिंग प्रिवेंट करती है प्रॉमिसेस को कि उनको रिव्यू किया जाए बाय ऑर्डर मैनेजमेंट बिफोर दे रीच द कस्टमर, इससे पहले कि वो कस्टमर्स तक पहुंचे. इन द रिमाइंडर ऑफ दिस चैप्टर वी फोकस ऑन ऑनलाइन ऑर्डर प्रॉमिसिंग स्कीम्स. तो ATP search procedure. The general ATP based order promising process works as follows. First,
The order promising process searches for ATP according to a set of search rules that are described below. सबसे पहले ऑर्डर प्रॉमिसिंग प्रोसेस जो है ये ATP को सर्च करता है अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ सर्च रूल्स, कुछ सेट ऑफ सर्च रूल्स के तहत, जो कि इस तरह डिस्क्राइब किए जाते हैं. इफ APT इज फाउंड, अगर ATP मिल जाती है, इट इज रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली एंड अ कोड फॉर द ऑर्डर इज जनरेटेड. इसको अकॉर्डिंगली रिड्यूस किया जाता है और एक कोड फॉर ऑर्डर जो है ये जनरेट किया जाता है. इफ ATP कैन ओनली बी फाउंड फॉर अ पोर्शन ऑफ द ऑर्डर्ड क्वांटिटी, अगर ATP सिर्फ एक पोर्शन ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी जो है इसके लिए मिलती है, एंड पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर इज अलाउड, और ऑर्डर का पार्शियल फुलफिलमेंट अलाउड है, अ कोड इज जनरेटेड फॉर पार्शियल ऑर्डर क्वांटिटी. एक कोड जनरेट किया जाता है पार्शियल ऑर्डर क्वांटिटी के लिए. इफ नो ATP कैन बी फाउंड, अगर कोई ATP नहीं मिलती, नो कोड इज जनरेटेड, कोई कोड जनरेट नहीं होता, and the order must be either rejected or confirmed manually at the end of the allocation planning horizon. और ऑर्डर को लाजमी या तो रिजेक्ट होना पड़ता है या उससे कंफर्म करना पड़ता है मैनुअली एट द एंड ऑफ द एलोकेशन प्लानिंग हॉराइजन, एलोकेशन प्लानिंग हॉराइजन के एंड पर. नोट दैट इफ नो ATP कैन बी फाउंड फॉर एन ऑर्डर, अगर कोई ATP नहीं मिलती एक ऑर्डर के लिए, the supply chain will not be able to fulfill the order. Supply chain order को fulfill नहीं कर पाएगी within the allocation planning horizon. Allocation planning horizon के दौरान. In principle, ATP can be searched along all dimensions used to structure ATP. असूलन ATP को ढूंढा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है along all dimensions, तमाम डायमेंशंस के साथ जो कि ATP के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होती हैं. In the following, we describe the ATP search procedure based on examples. हम डिस्क्राइब करते हैं ATP सर्च प्रोसीजर को एग्जाम्पल्स की बेसिस पर. Where ATP is structured by time, जहां पर ATP को वक्त के साथ स्ट्रक्चर किया जाता है. कस्टमर एंड प्रोडक्ट जो इसकी डायमेंशंस हैं. Figure 9.6 illustrates these three dimensions of the ATP search paths. ये जो 9.6 फिगर है ये illustrate करती है तीन डायमेंशंस को ATP सर्च पाथ के लिए. अगर आप यहां पर देखिए, वही एक हायरार्की जो थी, सबसे पहले वर्ल्ड वाइड सेल जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस अमेरिका और यूरोप के अंदर, दो हिस्सों में. अब द यूरोप वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन जर्मनी, फ्रांस और इटली. एज फार एज रिक्वेस्ट इज कंसर्न दैट इज कमिंग इन ईस्ट, जो कि जर्मनी के दो हिस्से हैं, वेस्ट और ईस्ट, और ये तीन डायमेंशंस के अंदर, एक कस्टमर, प्रोडक्ट और टाइम डायमेंशन के अंदर, 3 डायमेंशंस ऑफ ATP सर्च पाथ. तो इस तरीके से ये 3 डायमेंशंस ऑफ ATP पाथ जो हैं ये सर्च आउट होते हैं. The following search rules are applied. For simplicity, we assume that the ATP is on finished goods level. ये 3 सर्च रूल्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं. हम आसानी के लिए ATP को फिनिश गुड्स लेवल तक महदूद करते हैं. The search rules are similar for ATP on product group level and component level. सर्च ग्रुप्स जो हैं ये सेम है ATP के प्रोडक्ट लेवल पर भी और कंपोनेंट लेवल पे भी. नंबर 1, the leaf node in the customer hierarchy to which the customer belongs. एक लीफ नोड कस्टमर हायरार्की में जिससे कस्टमर बिलोंग करता है. The product being requested by the order and the time bucket containing the customer requested date and determined. ये प्रोडक्ट जिसको रिक्वेस्ट किया जा रहा है बाय द ऑर्डर और जो टाइम बकेट है जो कंटेन करती है कस्टमर रिक्वेस्टेड डेट को, ये डिटरमिन की जाती है. The ATP at this point is consumed. इस पॉइंट पर ATP कंज्यूम हो जाती है, if available, अगर मिल जाए तो. If APT is not sufficient, अगर ATP sufficient नहीं है, then the time dimension is searched back in time for additional ATP. तो टाइम डायमेंशन को सर्च किया जाता है in time for additional ATP. All ATP found up to a predefined
number of time buckets back in time is consumed. तमाम ATP जो कि ढूंढे जा चुके होते हैं प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम बकेट्स में दोबारा टाइम कंज्यूम हो जाते हैं. नंबर 3, इफ ATP is still not sufficient, अगर ATP अभी भी sufficient नहीं है, steps 1 and 2 are repeated for the next higher node. तो step 1 और 2 repeat होते हैं अगले higher node के लिए. Parent node in the customer hierarchy, searching for retained ATP quantities, then for the next higher, and so on up to the root of the customer hierarchy. और अगले higher पर जो कि root of customer hierarchy भी कहलाई जा सकती है. If ATP is still not sufficient, अगर ATP अभी भी sufficient नहीं है, step 1 to 3 are repeated for all alternate products. Step 1 से लेकर 3 तक repeat होते हैं तमाम alternate products के लिए that may substitute the original product, जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट को रिक्वेस्टेड बाय द ऑर्डर, जो कि ऑर्डर के थ्रू रिक्वेस्ट किया जाता है. नंबर 5, इफ ATP इज स्टिल नॉट सफिशिएंट, अगर ATP अभी भी सफिशिएंट नहीं है, स्टेप्स 1 to 4 आर रिपीटेड. स्टेप्स 1 से 4 तक जो है ये रिपीट होते हैं. बट इंस्टेड ऑफ सर्चिंग बैकवर्ड इन टाइम, लेकिन बजाय इसके कि इसको बैकवर्ड में सर्च किया जाए, ATP इज सर्च्ड फॉरवर्ड इन टाइम. ATP फॉरवर्ड इन टाइम सर्च किया जाता है अप टू अ प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम बकेट्स. प्री डिफाइंड नंबर ऑफ टाइम बकेट्स में. नोट दैट बाय सर्चिंग ATP फॉरवर्ड इन टाइम, नोट करें कि अगर ATP को फॉरवर्ड इन टाइम सर्च किया जाए, द ऑर्डर विल बी प्रॉमिस्ड लेट, तो ऑर्डर को लेट प्रॉमिस किया जाएगा. ATP कंजम्पशन बाय एग्जाम्पल. Let us assume an order is received for 300 units. 300 यूनिट्स का ऑर्डर मिला from a customer in East Germany. East Germany से customer. With the customer requested date in 4 weeks, 4 हफ्तों के time duration के लिए. The ATP situation for East Germany is depicted in figure 9.7. First, the ATP is checked for the customer group East Germany for week 4. पहले उसको चेक किया जाता है week 4 के लिए. Then for week 3, फिर week 2. We assume that the ATP search procedure is allowed to consume ATP 2 weeks back in time. हम ये assume करते हैं कि 2 weeks back in time जो है वो allow करता है ATP को. The ATP that is found along that search path is 10 in week 4. ATP जो मिलता है इस search path में 10 in week 4, 16 week 3, 10 चौथे हफ्ते में, 60 तीसरे हफ्ते में और 15 week 2, और 15 week 2 और 120 इन टोटल 120 मिलते हैं. सी फिगर 9.7. जैसे ये रहा कंजम्पशन ऑफ ATP अलोंग द टाइम डायमेंशन. अगर आप देखिए तो दिस इज द फर्स्ट वीक, देन दिस इज सेकेंड वीक, थर्ड, देन दिस इज फोर्थ वीक. फोर्थ में 10, 60, 50 और फिर 70. तो रिक्वेस्ट वॉज 300 यूनिट्स फॉर वीक. तो सेम उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड सेल्स, यूरोप, जर्मनी और फिर ईस्ट. और यहां पर कौन सी डायमेंशन डिस्कस हो रही है? टाइम डायमेंशन, चूंकि 4 हफ्ते के लिए ये आया. As the ATP search procedure may not consume ATP from a time bucket that is more than 2 weeks. हो सकता है ATP search procedure जो है ये कंज्यूम ना करे ATP को एक टाइम बकेट जो कि 2 हफ्ते की है prior to the customer requested date. 180 units of the requested quantity is still open. 180 यूनिट्स requested quantity की अभी भी ओपन है. After the first step, पहले स्टेप के बाद. In the second step, ATP is searched along the customer dimension. सेकेंड स्टेप में ATP को सर्च किया जाता है कस्टमर की डायमेंशन में. We assume for this example that there is ATP in the next higher node in the customer. हम assume करते हैं इस एग्जाम्पल में कि ATP जो है वो नेक्स्ट हायर नोड पे है कस्टमर की, कस्टमर हायरार्की में. That is Germany as shown in figure 9.8. But no ATP in the next higher nodes. लेकिन कोई ATP next higher nodes में अवेलेबल नहीं है. That is Europe and worldwide sales. From the ATP allocated at Germany, ATP जो कि जर्मनी को allocate हुआ, another 120 units can be consumed in week 4, 3 and 2. तो अब अगर हम लोग कस्टमर के पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो जर्मनी जो है वो 4th वीक में 80, 30 और 10. तो
फिर उसके बाद अगर रिक्वेस्टेड 300 यूनिट्स थे तो 70 रह गए ईस्ट में और वेस्ट में 30, 40, 20 एंड 30 कंजम्पशन ऑफ एटीपी अलोंग द कस्टमर डायमेंशन, resulting in a total promised quantity of 240. 60 units are still open. 60 units अभी भी open है, as the requested quantity is 300 units. In the next step, the ATP search algorithm looks for alternate products as shown figure 9.9. या alternate products की तरफ देखते हैं. The alternates are sorted by priority. First, the alternate with the highest priority is considered. सबसे पहले alternate highest priority के साथ consider किया जाता है. That is, first and the same steps are applied as for the original product. और ये same steps original product के लिए भी इस्तेमाल होते हैं. That is, first search back in time and second search up the customer hierarchy. पहली search back in time और जो second search है वो customer hierarchy में. Then these steps are applied to the alternate. फिर ये steps alternate में apply होते हैं with the second highest priority, second highest priority में and so on. जैसे यहाँ पर देखिए, अब अगर हम लोग product wise इसको check करें तो East product A alternate 3 है, East product A alternate 2 है, East product A alternate 1 and East product A. तो यहाँ से request 300 units की थी, consumption of ATP along with the production dimension. तो ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पर ही, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को समझ आया होगा. तो लेट्स हैव अ समरी कि आज हम लोगों ने क्या किया. दिस लेक्चर वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर. द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चरिंग ऑफ एटीपी अलोंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन customer was explained. The procedure of order processing was explained in detail. Further, ATP consumption by example was also included for the better understanding of students. तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा. इस उम्मीद पे आप लोगों से इजाज़त चाहता हूं कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी रहने की कोशिश करेंगे. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अल्लाह हाफ़िज़.